Good morning, everyone. This is Miraj, and today we are going to start as we started our last chapter. Basically, as we know कि हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट। और एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर हमने एसिड भी पढ़ लिया था, बेस भी पढ़ लिया था। और हम लोग स्टडी कर रहे थे कि एसिड बेस क्या होते हैं और उनके पीएच को कैसे मेज़र किया जाता है। उसके बाद एक बेसिक थिंग जो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लियरफाई कर लेते हैं। जैसे हमें पता था कि जब वो हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते थे, पीएच स्केल का इस्तेमाल करते थे, तो उसमें क्या होता था कि 0 से शुरू होता है, 7 पर जाता है और 14 सबसे लास्ट होता है। तो अगर किसी का पीएच 0 है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, एसिडिक है। अंडरस्टैंड। अगर किसी चीज़ का पीएच क्या है, किसी सब्सटेंस का 14 है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। बट इन केस ऑफ द सेवन इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल। इसलिए कहा जाता है जो वाटर होता है उसका पीएच कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। जब हम इस्तेमाल कर रहे थे यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो बेसिक थिंग वहाँ पर जो हमने देखी थी वो ये थी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, जब वो रेड की साइड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि इनका नेचर कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। और जब वो जाते हैं वॉयलेट की साइड में या ब्लू की साइड में, तब वहाँ पर हमें पता चलता है उनका नेचर कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। ओके, द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप की डाई का यूज़ किया जाता है उसे बनाने के लिए। इसी वजह से वो डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर शो करता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चीज़ हम जो स्टडी करेंगे इसमें, हमने स्टडी करना था स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेसिस। ओके, तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में और बेसिस के बारे में, फॉर एग्जाम्पल आपने सेम अमाउंट में एसिड लिया है और सेम ही अमाउंट में बेस लिया है, या फिर आपने दो एसिड लिए हैं और दो बेस लिए हैं और उनकी अमाउंट जो है सेम ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं 1 मोल। ठीक, जैसे हमने नाइन्थ क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि मोल्स क्या होता है और 1 मोल क्यों यूज़ करते हैं। ठीक, तो जैसा आप जब उसे लेंगे तो 1 मोल को अगर आप किसी सोल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसका सोल्यूशन बनाते हैं और आप उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। ओके, जब जो ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, यानी कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए या एक दूसरे से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाए, डिसोसिएट हो जाए अपने आयंस में, और हमें क्या देगा, आयन देगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दो एसिड ले लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक HCl ले लिया और एक ले लिया हमने एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है इट इज। ठीक, जब हम इन दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो जिसमें HCl क्या है, ये एक मिनरल एसिड है और ये क्या होगा, कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि ये क्या देने वाला है हमको, H प्लस प्लस Cl माइनस देने वाला है। बट इन केस ऑफ CH3COOH ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, यानी कि इसके बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिसोसिएट होने के बाद क्या करते हैं, H प्लस और CH3COO माइनस देते हैं। लेट मी राइट हियर, it is give H plus and CH3CO माइनस। अंडरस्टैंड। इस चीज़ को देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये जो था बहुत सारा का सारा डिसोसिएट हो गया, लेकिन ये बहुत कम डिसोसिएट हुआ। तो जो एसिड्स ज़्यादा अच्छे से डिसोसिएट हो जाते हैं उन एसिड्स को हम बोलते हैं कि ये एसिड्स क्या कहलाएंगे, ये एसिड कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो कम डिसोसिएट होंगे वो क्या कहलाएंगे, वीक एसिड्स। तो जो भी मिनरल्स एसिड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद हम स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के बारे में। तो इन केस ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस सेम थ्योरी अप्लाई होती है। जो आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे कि ये क्या है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, आप सिर्फ पार्शली यानी कि कुछ ही मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, तो हम उन्हें बोलेंगे कि ये क्या है, वीक वीक बेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में आपको याद रखना है कि जो मिनरल्स एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब मिनरल एसिड कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, HCl और HNO3। दीज आर वेरी कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इनके बारे में आप जनरली पढ़ेंगे। ठीक, इस सब चैप्टर में जो ज़्यादातर बात हुई है इन्हीं के बारे में बात हुई है। अब बात करते हैं हम वीक के केस में। तो जो वीक बेस एसिड होते हैं वो होते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड लाइक हाइड्रोकार्बोनिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी क्या है, सारे के सारे वीक होते हैं। यानी कि जो भी नेचुरल सोर्सेज से हमको एसिड्स मिलते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। तो एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड देयर आर मैनी मोर। उसके बाद करते हैं वीक के बारे में, जो आपको याद रखना है। तो वीक बेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आता है NH4OH। ये क्या है, एक वीक बेस है। क्लियर, ओके। हाँ जी, ये टॉपिक हमने पिछली बार बात की थी कि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। एक चीज़ पे फोकस करना कि जो भी चीज़ हम पीएच से रिलेटेड बात कर रहे हैं वो हमारे एवरीडेज लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम उसके गो थ्रू होते रहते हैं या फिर हम उसके टच में आते रहते हैं। तो आप कोशिश करना कि यहाँ पर हम जो भी पॉइंट बोलें उसको ध्यान से सुनने और उसको याद रखें कि वो कहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी जो होती है उसका पीएच रेंज जो काम करता है वो 7.0 से 7.8 तक रहता है। और ये रेंज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बहुत ज़्यादा नैरो रेंज है, जैसा हम देख रहे हैं कि ये एक न्यूट्रल से लेके बेसिक के कैटेगरी में जा रही है। ठीक, तो इस रेंज के अंदर क्या होता है, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादातर इस रेंज में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एसिड रेन होती है तो उसका पीएच होता है 5.6, जिसके कारण एसिड रेन के कारण जब वो बहता हुआ पानी रिवर्स या फिर किसी लेक वगैरह में जाता है, झील वगैरह में जाता है, तो उसके वाटर को भी क्या कर देता है, वो एसिडिक बना देता है। जिससे फॉर एग्जांपल वहाँ पे रहने वाले जो जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, उनकी लाइफ को लिए डेंजर होने लगता है और उन्हें उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचता है। तो बेसिकली इस चीज़ को दूर करने के लिए तरह तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सिलेक्ट लाइम जिसे बोलते हैं हम, उसे उन झीलों में और नदियों में और जो लेक्स वगैरह होती हैं इनमें डाला जाता है, जिससे कि उसके नेचर को, जो उसका एसिडिक नेचर है, उसे नलिफाई किया जा सके और उसे न्यूट्रल करने की कोशिश की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर्स, जो किसकी वजह से होगा, एसिड रेन की वजह से। उसे नलिफाई करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जनरली आप अगर पढ़ेंगे कि लेक्स वगैरह में उनके जो पीएच होता है उसे नॉर्मलाइज करने के लिए किस सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, तो वो क्या होता है, सिलेक्ट लाइम होता है। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक, तो इनसे धुआं निकलता है और इस धुएं के साथ सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, सीधा ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पर ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेंगे और क्या बना लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। और ये सल्फ्यूरिक एसिड अब वहाँ पर रह कर रुकेगा तो नहीं ना, मतलब कभी इंतजार करे किसी का कोई और आएगा तो उसके साथ जाएंगे, नहीं, ऐसा ही होता है। ये क्या करते हैं, ये एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है या फिर एसिडिक स्नो की फॉर्म में नीचे आ जाएगा, और या फिर एसिड पार्टिकल्स एंड गैसेस की फॉर्म में नीचे के एनवायरनमेंट में आने लगता है, क्योंकि ये हैवी होता है। जब ये नीचे आता है तो फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ताजमहल का कलर जो है येलोइश होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसका मार्बल क्या है, वहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनसे धुआं निकलता है और वो धुआं एसिडिक रेन की फॉर्म में जब नीचे आता है तो वो उसके मार्बल्स को क्या कर रहा है, येलो कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बेसिक फैक्ट है जिससे कि मार्बल्स या फिर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं और वो चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं धीरे धीरे टाइम के साथ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है जो हम दे सकते हैं कि कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है और इस एसिड रेन के हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें आप, ये एसिड रेन की वजह से जो ब्रिजेस होते हैं या फिर ब्रिजेस टूटने लगते हैं, जो रोड्स होते हैं वो टूटने लगते हैं और जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। और जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो बिल्डिंग्स क्या होने लगती हैं, जर्जर होने लगती हैं, यानी कि जो उनके ईंटें वगैरह जो भी मसाला यूज़ किया गया वो एसिड रेन के साथ रिएक्शन करके बहता रहता है और वो इन द एंड ख़त्म हो जाती हैं। फिर बात करते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेस हैं या फिर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, एसिडिक रेन के कारण रीजन से वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, बर्बाद होने लगेंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है,
एक मेन रीज़न ये भी है कि एसिडिक रेन से जो सॉइल होती है वो बैरन हो जाती है, यानी बंजर हो जाती है, फिर इसके अंदर कोई भी खेती वगैरह नहीं हो सकती। यहाँ पर है कि व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी कि आपका जो बैकयार्ड है, बैकयार्ड मतलब जो घरों के और पास की ज़मीन होती है, ठीक, तो उसमें जो मिट्टी है, सॉइल है, उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक। तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल्स होते हैं, जो हम लोग हैं, हमें भी एक पीएच सर्टन पीएच रेंज की ज़रूरत होती है जो नैरो होता है, जो हम देख रहे थे अभी, कितना था वो था 7 पॉइंट से लेकर 7.8 तक का नैरो स्पेस की ज़रूरत होती है, जहाँ तक कि हम उस चीज़ को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक। तो इन्हें भी क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है एक स्पेसिफिक पीएच की, जिसके ऊपर ये क्या होंगे, हेल्थी रह सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इनका पीएच जो हो जाए वो कम हो जाए, मतलब एसिडिक हो जाए, तो फिर क्या करना है, ठीक। तो अगर इनका एसिडिक हो जाएगा तो प्लांट्स क्या होंगे, मुरझाने लगेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर कुछ डिसीज डेवलप होने लगेंगी और इन द एंड वो सूख कर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस केस को रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है, जो फार्मर्स लोग होते हैं उस चीज़ को बचने के लिए वो उसके अंदर क्या मिलाते हैं, सिलेक्ट लाइम मिलाते हैं। सिलेक्ट लाइम, हमने इसके बारे में पढ़ा था ना, सिलेक्ट लाइम के बारे में। तो हम इसके अंदर क्या बनाते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, और ये क्या करेगा, जो इसका पीएच वैल्यू थी, यानी कि जो इसकी पीएच वैल्यू डिक्रीज हो गई थी और एसिडिक स्ट्रेंथ जो थी बढ़ने लगी थी, उस चीज़ को क्या कर देगा, ख़त्म करके उसे नलिफाई करके उसे एक सही स्टेज पर ले आएगा और उसमें प्लांट्स की ग्रोथ, या फिर उसको न्यूट्रल सॉइल हो जाएगी, तो उसमें जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो अच्छी होने लगेगी। द बेसिक थिंग, यहाँ पर एक नोट दिया है कि एसिड इन द अदर प्लांट्स, प्लानट्स एक्चुअली, हाँ प्लांट्स की बात कर, प्लानेट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लानट्स जैसे पृथ्वी है, आई मीन अर्थ है, मर्क्यूरी है, या फिर वेनस है। तो जो वेनस होता है उसके चारों ओर एक थिक वाइट और येलोइश कलर का क्लाउड पाए जाते हैं, थिक वाइट एंड येलोइश कलर के क्लाउड्स पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि क्लाउड्स जो बने होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिलेक्ट लाइम को ज़मीन में मिलाया जाता है, सॉइल में मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका एसिडिक इफेक्ट कम होने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो भाई हमारे पेट में जो खाना जाता है उसे भी डाइजेस्ट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं, उसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड है, यानी कि आपके पेट में भी एक फैक्ट्री लगी हुई है आपके स्टमक में, जो किसका प्रोडक्शन करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यानी कि जिसे आप जानते हैं HCl के नाम से, ठीक। तो ये एक्वस फॉर्म में होता है एक्चुअली। तो ये क्या होता है, ये हमारे पेट में क्या होता है, सिक्रेट होता है, और इसका इसका काम क्या है कि ये फूड के अंदर जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है और फूड को डाइजेस्ट करने में, इन उसके इंडाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा एसिड का, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इस बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अबाउट एसिडिटी। तो क्या होता है, ओवर ईटिंग करने से क्या होता है, हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में HCl सिक्रेट हो जाएगा। जब HCl ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, इरिटेशन महसूस होगी, जलन होगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते थे, एंटासिड का यूज़ करते थे। अच्छा, यहाँ पर दो एंटासिड्स हैं जो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, टेल मी टू ऑफ देम। वन इज बेकिंग पाउडर एंड द सेकंड वन दैट वाज वी स्टडीड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और ये क्या करते हैं, एंटा एसिड जो बेसिक होते हैं नेचर में, ये एसिड के इफेक्ट को क्या कर देंगे, एक्सिस ऑफ एसिड को नलीफाई कर देंगे और हमारे पेट में सुकून पड़ जाएगा। तो इस सुकून की तलाश में है, ठीक है। जैसे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे फिनिश होता है, ठीक। तो इसके बीच में जो भी बॉडी पार्ट्स आते हैं, जैसे ऑइसोफोगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब के सब क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पर हर एक पॉइंट पर एक एंजाइम्स या फिर एसिड्स सिक्रेट होते हैं बॉडी से, और वो क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये रहा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। और ये है एंटासिड, ये बेकिंग सोडा हो सकता है, बेकिंग सोडा। तो ये जनरली तब यूज़ किए जाते हैं जब ज़्यादा एक्सेस में हमारी बॉडी, जो स्टमक है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हो जाता है। तो ओके, अब बात करते हैं पीएच रेंज चेंज एज द कॉज ऑफ डिके, टूथ डिके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि हमारे दांत कैसे टूटने लगते हैं,
ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड कि हमारे दांत बने किस चीज़ के होते हैं। तो एक्चुअली हमारे दांत जो होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, जिसे टूथ एनिमेल होता है वाइट कलर की कवरिंग दांतों पर। ठीक। तो वो किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। और अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से के लगभग पहुंच जाए, यानी कि एसिडिक नेचर आने लगे, तो वो टूटते तो नहीं है, लेकिन क्या होने लगेंगे, क्रोड होने लगेंगे, जो हम क्रोजन पढ़ रहे थे ना। तो अब समझ लो, आयरन के और एल्युमिनियम के साथ साथ हमारे दांतों का भी क्रोजन होने लगता है, जब क्या होगा, पीएच रेंज डिक्रीज करने लगेगी, या फिर हम ऐसा बोलें कि पीएच रेंज डिक्रीज करेगी, या फिर एसिडिक जो प्रॉपर्टी है उसकी इंक्रीज करने लगेगी। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में, जो हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ खाना रह जाता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको तोड़कर एसिड बना देते हैं, यानी कि इस तरीके से उसका डिग्रेडेशन करेंगे, और वो शुगर और फूड पार्टिकल्स जो रिमेनिंग होंगे हमारे माउथ में, उनको ईट करके ये क्या बना देते हैं, हमारे माउथ का जो नेचर होता है उसे एसिडिक बना देते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या ज़रूरी होता है कि आपको कॉलगेट करना चाहिए, और वो कॉलगेट करना चाहिए जिसकी पीएच रेंज जो हो वो बेसिक हो, जिससे क्या हो, एसिडिक नेचर आपके माउथ का कम हो जाए, और एटलीस्ट दिन में 2 बार तो ये कर ही लेना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। It is also very important actually. Some of the plants and some of the insects जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक तरीके का इस्तेमाल करते हैं कि उनके अंदर कुछ एसिड्स निकलते हैं, एसिड्स बोलें या बेस बोलें। ठीक। और ये एसिड और बेस जो होते हैं, ये इंसान को अगर किसी दूसरे एनिमल्स को जो उनके ऊपर अटैक करता है उसे लग जाए, तो इसका इफेक्ट काफ़ी देर तक रहता है, जिससे उस जिसके भी ये छुआ है या जिसके ये टच हुआ है या स्टिंग किया है, उसके ऊपर इसका असर काफ़ी समय तक देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम हनी बी की बात करें, तो बी जो होती हैं, हनी बी या बी जो होती हैं, जब वो किसी को स्टिंग करती हैं तो क्या करती हैं, वो हमारी बॉडी में एसिड को इंजेक्ट कर देती हैं, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में पेन होता है और इरिटेशन महसूस होती है। जब कभी आपको किसी भीड़ वगैरह ने स्टिंग किया हो तो आपको पता होगा उसके डंक मारने पर कैसा महसूस होता है। ठीक। अगर इस केस में हम क्या करें, कोई मिल्ड बेस ले लें, मिल्ड बेस यानी कि जो वीक बेस होते हैं। ठीक। और उस वीक बेस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा वगैरह आसानी से घरों में मिल जाता है, हम उस एरिया पर क्या कर दें, मलें, लगाएं उसे, तो उससे क्या होता है कि हमें ये रिलीफ देता है, यानी कि हमें उस चीज़ से सुकून मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट्स पाए जाते हैं, ये नेटल प्लांट्स, और ये जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक। तो वाइल्ड एरियाज में, तो जहाँ पर क्या होता है, इनके ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर की तरह बाल से पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसके टच में जाएंगे तो वो बाल इतने शार्प होते हैं कि वो इंजेक्ट हो जाते हैं बॉडी में, और वो जब वो इंजेक्ट होते हैं तो वो अपनी बॉडी के अंदर एक एसिड को रिलीज कर देते हैं, जिस एसिड का नाम होता है मैथेनोइक एसिड। ठीक है। इस एसिड को बोलते हैं मैथेनोइक एसिड। ओके। मैथेनोइक एसिड। तो इस मैथेनोइक एसिड को ये इंजेक्ट कर देते हैं, और ये मैथेनोइक एसिड के अंदर जाने से बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होती है। ये एसिड जो एंट्स होती हैं, चींटियाँ, उनके डंक में भी होता है, और इसके जो प्लांट होता है इनके डंक में भी होता है, और बहुत सारे दूसरे इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक। अब एक बात दी है इन्होंने यहाँ पर कि डू यू नो कि नेटल प्लांट्स जो होता है ये एक हर्बेसियस प्लांट है, जो कहाँ पर, वाइल्ड यानी जंगलों में उगते हैं। और ये जब इनके हेयर जो होते हैं, स्टिंगिंग हेयर, जब किसी के लग जाए या किसी को टच कर जाए, तो ये इनसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है। जो एसिड इनमें निकलता है उसे बोलते हैं मैथेनोइक एसिड, और ये इनके अंदर सिक्रीट होता है। ट्रेडिशनली रेमेडी के तौर पर इसी जो ये प्लांट है, नेटल प्लांट, इसके कहीं साइड में ही एक डॉग प्लांट नाम का भी प्लांट होता है जो उगता है। ठीक। तो ये क्या करेगा, हमारे अंदर एसिड को इंजेक्ट कर दे, और अगर आप जो डॉग प्लांट है उसे मसलने के बाद उस एरिया पे लगा लें, तो आप क्या देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। इसका मतलब हम जानते हैं ये तो एसिड दे रहा था, जो नेटल प्लांट था वो क्या दे रहा था, एसिड दे रहा था। तो आप मुझे बताएं कि ये डॉग प्लांट जो होगा इसका नेचर कैसा होगा। इसका नेचर ऑफ कोर्स कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक। तो इन दोनों के इफेक्ट को एक दूसरे से टकल करने के लिए या नलिफाई करने के लिए हम एक दूसरे की अब्सेंस और प्रेजेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए तो चारों तरफ देखना कि वहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा ज़रूर नज़र आएगा। ठीक। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़ना है, कि कौन सा नेचुरल सोर्स से हमें कौन सा एसिड मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लिस्ट दी हैं, मतलब पूरे 8 कंपोनेंट्स के नाम हैं जिसके अंदर हमें कौन सा एसिड मिलेगा।
तो जैसे अगर हम विनेगर की बात करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, ठीक। फिर बात करते हैं हम ऑरेंज के केस में तो उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि लेमन के केस में भी बात करेंगे तब भी सिट्रिक एसिड होगा। अच्छा, अगर कर्ड की बात करेंगे तो उसमें कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एंट स्टिंग या फिर नेटल वगैरह, तो इन दोनों के भी अंदर हमें पता है कौन सा होगा, मेथेनोइक एसिड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टमेरिंड, तो टमेरी में टार्टरिक एसिड होगा, और अगर टमाटो की बात चलेगी तो उसमें होगा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। लेमन और ऑरेंज के बारे में हम बहुत बेहतर से जानते हैं। टमेरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, दोनों के नेम सिमिलर हैं। और विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्योर यानी कि जो मिल्क होता है, अगर उसका कर्ड बन जाए तो उसके अंदर हमें लैक्टिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, द नेक्स्ट स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर एसिड्स के बारे में बात हुई है। तो जैसे हम जानते थे विनेगर के अंदर कौन सा होगा, एसिटिक एसिड होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब पहुंच गए हम लोग ऑरेंज और लेमन के केस में, तो यहाँ पे हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ठीक है, जब सिट्रिक एसिड है तो, ठीक। अगर हम एप्पल के केस में पहुंच गए तो यहाँ पे हो जाएगा मैलिक एसिड, ठीक। यहाँ पे पहुंचे तो हमें पता था HCl है। अगर यहाँ पे पहुंचेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है कंसनट्रेट H2SO4। और अगर हम इन दोनों के केसेस में जाते हैं, यानी कि पेप्सी एंड 7 अप के केस में जाते हैं, तो यहाँ पे होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर, ऑफ कोर्स क्लियर, ठीक। तो इन चीज़ों को आपको बेसिकली ट्राई करना है कि आप इन्हें समझ पाएँ, और इनके ऊपर इतना फोकस करें कि देखो, जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो ट्राई किया करें कि आप उसके ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को ऑब्जर्व कर पाएँ, जिसकी वजह से आपके दिमाग में जितनी चीज़ें होंगी और आप उसे देखकर या समझकर कर पाएंगे, वो बेहतर है, ठीक। मैं बोर्ड पर भी पढ़ा सकता हूँ, और ये बिल्कुल सिंपल है बोर्ड पर पढ़ाना, लेकिन वहाँ पर आपको ये पिक्चर्स वगैरह नहीं दिखा पाएंगे, ठीक। और अगर पिक्चर दिखाएंगे तो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए ये बेहतर है कि आप फोकस करें और उन पिक्चर्स को देखकर समझने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसकी अकॉर्डिंग ही चलें, और ध्यान से इस बात पर ध्यान दें कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक, उसको बुक में देखने की कोशिश करें। एक्चुअली जब तक आप बुक से नहीं पढ़ेंगे तो इसका इफेक्ट काफ़ी टाइम तक आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक। सिर्फ वीडियो देखने से भी आप अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ सकते, सिर्फ नोट्स पढ़ने से भी नहीं ला सकते, लेकिन बुक पढ़ने से ला सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया का हर बड़े से बड़ा एग्ज़ाम अगर किसी ने निकाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ने से ही निकाला है। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो बुक्स के थ्रू ही क्लियर हो पाता है। ओके, देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, एक्चुअली वी गोना डिस्कस देम। एंड मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन बोलता हूं और आपको जो भी टाइम मिल रहा है आप वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद आप उस क्वेश्चन को अपने दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको सब पता है, बस आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, यू हैव टू सोल्यूशंस, ओके, यू हैव टू सोल्यूशन ए और बी, ओके। द pH ऑफ द सोल्यूशन A इज 6, यानी कि जो आपका pH है A सोल्यूशन का वो 6 है, और pH ऑफ B सोल्यूशन इज 8, और जो आपका pH है B सोल्यूशन का वो कितना है, 8 है। बहुत अच्छे। अब यहाँ से आप जाते हैं तो वो पूछता है क्वेश्चन में, विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन, यानी कि कौन सा सोल्यूशन है जिसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। और विच ऑफ दीज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक, और कौन सा वाला एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो बता दो, योर टाइम इज अप, ठीक है। यहाँ पे वीडियो पोस्ट करना है और आपको आंसर देना है, ठीक। लेकिन अब मैं बताता हूँ, जैसा हम बहुत अच्छे से जानते थे कि जो pH स्केल होता है वो 0 से शुरू होता है, 7 पे पहुँचता है, और 7 से शुरू होकर 14 पे पहुँचता है। अगर किसी का pH ज़्यादा है 7 से, तो हम उसे बोल देते हैं कि ये क्या है, बेसिक है, ठीक है। अगर हम कहीं जाते हैं 7 से पीछे की ओर, तो हम बोलते थे कि ये भाई एसिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, 6 है किसका, ए वाले का, तो मतलब ये तो एसिडिक हो गया। अगर हम पहुंचेंगे किसके पास, बी वाले के केस में, तो इसका तो 8 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। अब हमने इधर देखा एसिड, इधर देखा बेसिक,
ठीक, तो अब जो चीज़ हम क्लियरली जानते थे बहुत अच्छे से यहाँ पर ये कि जो बेसिक साइड में जाते हैं तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, अरे भाई OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती है। और अगर हम एसिडिक के केस में जाते हैं तो यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी बनती है, बढ़ती है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ती है H प्लस की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ रहे हैं कि किस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम बहुत तेज़ी से बोल सकते हैं कि ए सॉल्यूशन में। ठीक, ओके, तो किस सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सोल्यूशन बेसिक है, तो ए वाला क्या हो जाएगा हमारा, ऑफ कोर्स एसिडिक होगा। ठीक, और कौन सा बी वाला हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा हमारा बेसिक सोल्यूशन। अंडरस्टैंड, आई थिंक अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करना, और ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी। अगर आपको पीएच स्केल आपने ठीक से याद कर लिया है तो मुझे नहीं लगता कुछ और याद करने की ज़रूरत भी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what effect does the concentration of H plus aqueous ion have on the nature of the solution? यानी कि क्या इफेक्ट होगा H प्लस आयन का किसी सोल्यूशन के नेचर पर। तो हम बहुत जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक, तो अगर H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कब, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। ठीक, यहाँ पे इंक्रीज यू बनाया मैंने, यू करके, कि जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, वो एसिडिक, मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक, और अगर कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होती है, तो वो कौन सी तरफ जाने वाला है, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। और इस केस में क्या होगी, बेसिसिटी क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो उसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, और जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उसका बेसिक करेक्टर इंक्रीज होने लगता है। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H प्लस एक्वस आयंस? क्या बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर भी H प्लस आयन होते हैं? इफ यस, अगर ये बात सही है, देन व्हाई आर दिस बेसिक? तो फिर ये बेसिक क्यों है, यानी कि अगर इसके अंदर H प्लस आयन है तो ये बेसिक क्यों है, क्यों है, इस चीज का आपको आंसर करना है। नाउ गिव मी द आंसर, कि अगर किसी चीज के अंदर आपको H प्लस आयन है बेसिक सोल्यूशन में, और ये बात अगर सच है तो ये बेसिक क्यों है, एक्चुअली क्योंकि जो H प्लस आयन है तो, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। और किसकी कंपेरिजन में कम है, OH माइनस आयन की कंपेरिजन में कम है, क्योंकि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, मोर, यानी कि ज़्यादा है, किसकी तुलना में, H प्लस की तुलना में। तो यहाँ पर क्या होगा, H प्लस होंगे तो ज़रूर, लेकिन इनकी कंपेरिजन में, किसके, OH माइनस की कंपेरिजन में इनकी कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर बेसिक जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर एसिडिक यानी कि H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं। गुड, ठीक है, अब बात करते हैं, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of this field with quick lime? यानी कि क्विक लाइम को फार्मर को किस कंडीशन में, यानी कि कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब एक फार्मर यानी कि किसान को अपनी सॉइल के अंदर क्विक लाइम डालना चाहिए, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड डालना चाहिए, या फिर सिलेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना चाहिए, और चाक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट डालना चाहिए। हम जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट भी बेसिक होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि जितने मेटल ऑक्साइड होते हैं सब बेसिक होते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो कौन सी कंडीशन में डालना चाहिए, तो अगर कोई चीज़ बेसिक मटेरियल किसी चीज़ में डिसॉल्व किया जा रहा है तो दैट्स मीन एवरीथिंग इज कंप्लीटली क्लियर कि जो सॉइल है उसकी एसिडिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। जिस केस में क्या है, उसके अंदर हमें क्या डालना पड़ रहा है, बेस को डालना पड़ रहा है। और बेस हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम उसमें बेस मिक्स कर रहे हैं। इट इज क्लियर, आई थिंक क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने जो भी स्टार्टिंग से पढ़ा उसे हम एक बार और रिवाइज कर लें, ये बेहतर है, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको। हमने देखा था कि सब सेविन से वापस हम जाते हैं जीरो की ओर, तो वहाँ पर एसिडिक पीएच होता है, और वो
एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अगर हम 7 से 14 की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बेसिक नेचर होगा और यहाँ पर OH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने बात की स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में और वीक बेस के बारे में और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग, और जो पार्शियली या फिर थोड़ी कम अमाउंट में होते हैं वो कहलाते हैं वीक। अगली में बात की हमने प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है, प्लांट्स या एनिमल्स के लिए। तो ये क्या होते हैं, बहुत नैरो पीएच रेंज में क्या होते हैं, फंक्शन करते हैं। फंक्शन माने अपनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर 7.0 से 7.8 के लगभग होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं ये बेसिक नेचर की बात करें, थोड़ा सा बेसिक नेचर। और एसिड रेन कब होती है, जब धुआं वगैरह या दूसरी चीज़ें जैसे व्हीकल्स वगैरह चलती हैं उनसे धुआं निकलता है, उसमें सल्फेट निकलते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड निकलते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं और कार्बन ऑक्साइड निकलते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं, एसिड। और ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर, एसिडिक वाटर, ये क्या दोबारा से अर्थ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं। किन के ऊपर, जैसे रोड ब्रिजेस वगैरह पर या फिर प्लांट्स पर, पुरानी बिल्डिंग्स पर और फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह पर। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि जैसा हम जानते हैं कि आपके बैकयार्ड यानी कि सॉइल का पीएच क्या है, इसे हम कैसे पता करेंगे। तो इससे पता करने का तरीका क्या है, स्पेशली जो आपकी सॉइल होती है वो हेल्थी है या नहीं, तो ये चीज़ बताएगी कि उनका पीएच कितना है। तो अगर हम क्या करना होता है हमें, मैं बता देता हूँ कि क्या करते हैं कि पहले सॉइल लेकर आते हैं और सॉइल को जगह जगह से लेते हैं, थोड़ी ज़मीन के नीचे से, थोड़ी ऊपर से, और 3-4 जगह से सैंपल कलेक्ट करते हैं और फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसके 4-5 पार्ट बना बना कर एक पार्ट निकाल लेते हैं। ठीक, और जो लास्ट पार्ट होता है पानी में डिसॉल्व करते हैं उसे और फिर उसे फिल्टर कर लेंगे। ठीक, फिल्टर करने के बाद जो मटेरियल होगा जो अनडिसॉल्वेबल होगा, यानी कि हमें सिर्फ क्या चाहिए है, जो उसका वाटर आया है, उसे निकालने के बाद जब हम जो हमारा यूनिवर्सल लिटमस पेपर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसे हम उसमें डिप करते हैं और हम क्या देखेंगे, उसका पीएच रेंज, जो जिस पीएच रेंज पे वो कलर चेंज करेगा उसे ही हम बोलेंगे कि इसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका एसिडिक और बेसिक नेचर का पता कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जानते थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रिएट होता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है। और वो किस चीज़ में मदद करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो उनको किल करने में, यानी कि उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने में मदद करता है, और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और फूड को सड़ने से भी बचाता है। एक्चुअली एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है स्टमक में। अब कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं जब दावत वगैरह में चले जाते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, खा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होने लगती है, पैन होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है। इस केस से बचने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग एंटासिड का यूज़ करते हैं। एंटासिड हम जानते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा क्या था, बेकिंग सोडा। ठीक, ये क्या करेगा, जो एक्सिस एसिड होगा उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारे जो बर्निंग जैसे फीलिंग हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होती है। फिर बात कर रहे थे डाइजेशन सिस्टम के अंदर, तो हमने डाइजेशन सिस्टम में देखा कि माउथ से शुरू होता है और एनएस पे फिनिश होता है। इसके बीच में जो पार्ट्स आते हैं, माउथ आता है, ओसोफेगस, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन आते हैं, जहाँ पर डाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेशन सिर्फ स्टमक्स में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली होता है। ठीक है, तो यहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यहीं पर क्या होता है, जो ग्लूकोज वगैरह हमारी बॉडी में बनते ही, फैटिक एसिड वगैरह, तो जो मिनरल्स वगैरह होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, और वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर कौन कौन से बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमें इंडाइजेशन से बचाने के लिए, तो वो होता है एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा होता है एंटासिड, जिसे बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। ओके, द नेक्स्ट वन थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिके ऑफ द टूथ, यानी कि टूथ के डिके को कैसे बचाया जाता है। ठीक, तो जैसे आपके टूथ का डिके कब होगा, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप बहुत टाइम तक टूथ ब्रश ना करें, और जो खाना है, खाने के पार्टिकल्स वगैरह हैं, वो दांतों में कहीं ना कहीं फंसते रहें। ठीक, तो जो बैक्टीरियाज होंगे वो क्या करेंगे, वो अपना खाना वहाँ से ढूंढेंगे। ठीक, और वो खाना ढूंढेंगे तो क्या करेंगे, एसिड्स वगैरह बनाएंगे। ठीक, जो भी चीज़ें बनेंगी उनके ब्रेक्स होने से, शुगर्स वगैरह के ब्रेक होने से, वो क्या करेंगे, हमारे माउथ का पीएच रेंज को डिक्रीज कर कर, न्यूट्रल से डिक्रीज कर कर 5.5 तक ले आएंगी।
और इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे इनेमेल बनी है, टूथ इनेमेल, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसको क्या करने लगता है, क्रोड करने लगता है। क्रोड का मतलब समझते हैं ना, जिस क्रोजन पढ़ लेते हैं, जैसे आयरन वगैरह का क्रोजन होता है, एल्युमिनियम का क्रोजन होता है, कॉपर का क्रोजन होता है, ठीक। तो ऐसा ही क्या होता है, सिमिलर क्रोजन करने लगते हैं, और जिससे टीथ की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वहां पर छेद हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि यार यहाँ तो कीड़ा लग गया, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अपने माउथ को साफ रखें, टूथ पेस्ट का इस्तेमाल करें, और दिन में एटलीस्ट 2 बार ब्रश कर लिया करें, जो आप नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, करना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है। फिर बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर, ठीक। तो हम किस तरीके से, जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं दूसरी चीज़ों से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जब हनी बी का जो शहद होता है वो लेने जाता है बंदा, जो भी जाता है, ठीक। तो वो क्या करता है, जब शहद को हाथ लगाने की कोशिश करता है तो बहुत सारी हनी बी उसके ऊपर चिपक जाती हैं, और वो अपने वेपन्स जो होते हैं, यानी कि उनके वॉरफेयर, पता नहीं कौन सा वॉर है, ठीक। तो वॉरफेयर जो उनके एक तरीके से मटेरियल है, उसे क्या करती हैं, उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं, और उसे इंजेक्ट करने पर उस बंदे को, जिसके भी ये लगा है, उसे बहुत ज़्यादा क्या पेन और इरिटेशन महसूस होगी, ठीक। हम क्या करेंगे, अगर हमें इस इरिटेशन से बचना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर माइल्ड वेस्ट जो होते हैं, जैसे माइल्ड वेस्ट कौन से हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है और बेकिंग सोडा भी है। तो अगर हम उस जगह पर उसे अच्छे से रब लेते हैं तो हमको रब करने पर क्या होता है, रिलीफ महसूस होती है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नेटल लीव्स होती हैं, नेटल प्लांट जो होता है, जो ये है दिया हुआ, तो ये नेटल प्लांट जो होता है, इसकी ऊपर क्या होता है, थोड़ा रुआ रुआ सा पाया जाता है, यानी कि हेयर्स की तरह पाया जाता है। और इस रुए के कारण ही क्या होगा, कि इसके इफेक्ट से वो क्या करता है, डार्क मैथेनोइक एसिड को बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, और इरिटेशन या बर्निंग जैसा महसूस होता है, जैसे कुछ जलने लगा है, ठीक। उसे दूर करने के लिए जो एक दूसरा प्लांट होता है, जो उसके कहीं और पास होता है, डॉग प्लांट, अगर हम उसे उसके ऊपर रगड़ लेते हैं, यानी कि अच्छे से उसका रख उसके ऊपर रगड़ लगेंगे, रस जो निकलेगा, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट जो हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड के इफेक्ट को ये बेसिक प्लांट है, उसे ख़त्म कर देगा, नल्लीफाई कर देगा। फिर ये कुछ एसिड्स वगैरह के नाम थे जो हम बहुत अच्छे से जानते थे, जैसे कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होगा, लेमन में, और ऑरेंज के अंदर सिट्रिक हो जाएगा। ऐसी एंट स्टिंग यानी कि जो चींटी होती है उसके डंक में, और नेटल स्टिंग यानी कि जो नेटल प्लांट है उसके डंक में मैथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही क्या होता है, विनेगर के अंदर क्या हो जाएगा, एसिडिक एसिड होगा, टमेरिन के अंदर टमेरिक एसिड हो जाएगा, टर्मरिक टमेरिक एसिड हो जाएगा, और टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा, ठीक। बहुत तेज बोल रहा हूँ। फिर बात करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के केस में। तो विनेगर में हमें ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, इन दोनों में हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, मेलिक एसिड होता है एप्पल्स के अंदर, ठीक है। कार्बोनिक एसिड होते हैं पेप्सी वगैरह में, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है बैटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है, और HCl तो हम जानते थे कहाँ पर निकलता था, हमारे स्टमक के अंदर निकलता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर हमने कर लिए हैं बहुत अच्छे से, और ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है कंप्लीटली। अब बेसिक थिंग जो हमें क्लियर करना है वो हम पढ़ेंगे अब, मोर अबाउट द सॉल्ट्स। यानी कि हम पढ़ रहे थे, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस से तो हमको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। तो ये सा वाला सॉल्ट, ठीक। वाटर यानी कि H+ और OH जो निकले थे वो तो वाटर के फॉर्म में निकल चुके हैं, ठीक। अब हमारे पास क्या बचता है, सॉल्ट बचता है, ठीक। तो ये सॉल्ट जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फैमिलीज दी हैं सॉल्ट की, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, फिर सोडियम सल्फेट, फिर दिया है कैल्शियम सल्फेट, और उसके बाद दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये सल्फेट फैमिली है यहाँ तक, ठीक। ये सबके सल्फेट हैं, तो ये कहलाएगी सल्फेट फैमिली, ओके। नाउ सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, और फिर आता है सोडियम कार्बोनेट, और फिर आता है अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो सोडियम सोडियम आया कई बार, तो ये कहलाएगी सोडियम फैमिली, ठीक। तो ये डिपेंड करता है उसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट हैं, उनके बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, ओके। इट्स डन नाउ। द एंड द लास्ट थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग ओवर हियर, कि यहाँ पर हमें ये नाम जरूर याद रखना है ना, ठीक। तो कौन सा सल्फेट है और कौन सा क्लोराइड है और कौन सा कार्बोनेट है, ठीक। तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर,
यहाँ पर जो आपने सोडियम क्लोराइड देखा है, ठीक, ये क्लोराइड जो है यही कहलाता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कौन सा? जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक, जो घरों में यूज़ किया जाता है खाने में, ठीक, एज ए इंग्रेडिएंट, तो ये कहलाता है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट की बात। ठीक, तो ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडे का नाम सुना होगा आपने, ठीक, तो ये साला वॉशिंग सोडा हो जाएगा। फिर बात आती है अमोनियम क्लोराइड की, ठीक, तो ये अमोनियम क्लोराइड का एक नाम और है, वो है नौसादा। ठीक, तो ये सब के सब नाम जो हैं बहुत कॉमन चीज़ें हैं जिनके बारे में हम नॉर्मली स्टडी करने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आई विश यू बेस्ट ऑफ द लक। प्लीज़ स्टडी करते रहिए और ट्राई कीजिए आप अच्छे से सीखें और अपना अच्छा सा टाइम दें अपनी स्टडी को, जिससे क्या होगा कि आप लोग फोकस कर पाएंगे चीज़ों पर। ठीक, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे बेटा, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जितना ज़्यादा फोकस करते हैं चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ें इतनी ही आपके लिए आसान होती जाती हैं। ठीक, और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे हो जाएंगे तो धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट में भी आपका मन लगने लगेगा और आप उसमें अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, एंड आई जस्ट से कि प्लीज़ वर्क करते रहें, पढ़ते रहें, और अपना जो भी ये टाइम आ रहा है 1 महीने का, आप बिल्कुल फ्री होने वाले हैं तो उसमें अच्छे से स्टडी करें। और प्लीज़ इसे एक प्रॉपर टाइम दें, एक टाइम फिक्स कर लें कि हमको इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ना है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरे दिन पढ़ें, ठीक, लेकिन टाइम भी ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाके खेल पाएंगे। ठीक, तो सिचुएशन आपके फेवर में बिल्कुल नहीं है। जितना हो सकता है आप उसे अपने फेवर में करने की कोशिश करें। एक छोटी सी बात है, एक्चुअली मैंने बचपन से सुनी है ये, कि टाइम कभी भी अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा ज़रूरत होती है कि हम टाइम को अपनी अकॉर्डिंग बनाएं। ठीक, तो टाइम कभी भी अच्छा नहीं था, ना ही पहले अच्छा है, ना ही अब अच्छा है, और ना ही आगे होगा। ठीक, तो जो जैसा जो वक्त है आपके पास, वो टाइम बीतता जा रहा है, आप इसका यूज़ करें और इससे से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। मैं आपके लिए दुआ करूँगा कि आप लोग सब सुरक्षित रहें अपने घरों पर और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। थैंक यू वेरी मच।